गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अर्थात कार्बन व इसके यौगिकों की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कार्बन कार्बन शब्द कहाँ से आया है और क्यों आया है। तो स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है। कार्बो शब्द का अर्थ कोयला होता है। कार्बन शब्द कार्बो से आया है और कार्बो शब्द का अर्थ कोयला या कोल होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कार्बो या कोयले के लिए कार्बन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका आंसर है कार्बन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेवासिए ने किया था। लेवासिए ने किया था और जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं। लेवासिए के लिए फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लेवासिए ने कार्बन के लिए कहाँ देखा था या कहीं इन्होंने इसकी उपस्थिति भी सिद्ध की थी। तो इसका आंसर है लेवासिए ने सबसे पहले ये बताया था कि कोयला, कोल व डायमंड, हीरा दोनों में कार्बन होता है। इसके लिए इन्होंने डायमंड के लिए गर्म किया था, तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ था। कोल व डायमंड दोनों में कार्बन, जिसको सी से लिखा है, कार्बन की उपस्थिति प्रमाणित की थी या सिद्ध की थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कार्बन का प्रतीक क्या है। जो इसका आंसर मैं आपको दे ही चुका हूं कि कार्बन का प्रतीक या सिंबल सी होता है। ये जो प्रतीक है तत्वों के होते हैं, ना कि अणुओं के होते हैं। उनके सूत्र होते हैं या फार्मूला होते हैं। तत्व कार्बन का प्रतीक सी है। जैसे यदि आपके लिए नाइट्रोजन है, जब आप तत्व न के रूप में नाइट्रोजन लिखते हैं तब आपको लिखना होता है एन। एन बताता है कि ये नाइट्रोजन का तत्व है। और जब आप लिख देते हैं N2 तब यह नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के लिए व्यक्त करता है या नाइट्रोजन गैस के अणु के लिए व्यक्त करता है। तो आपने देखा होगा आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में NCO इस तरह से तत्वों के लिए रखा गया है, जहां पर उनके सिर्फ प्रतीक लिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या कार्बन समावयवी रूपों में पाया जाता है। समावयवी नहीं, समस्थानिक। तो इसका आंसर है कि कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं।
ए आइसोटोप्स होते हैं 6C12, 6C13 और 6C14। कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, जिसमें से जो पहले 2 समस्थानिक हैं, ये दोनों समस्थानिक प्राकृतिक रूप से कार्बन में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से कार्बन में होते हैं, जबकि जो इसका तीसरा समस्थानिक होता है 6C14, इस समस्थानिक का जो यूज होता है वह कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग आप जानते ही है। कार्बन डेटिंग क्या होती है? जो एंशिएंट चीजें होती हैं, पुरातात्विक महत्व की चीजें होती हैं, उनकी आयु का निर्धारण C14 के द्वारा किया जाता है। इसकी अर्ध आयु काल के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन में 6C12 और 6C13 क्या होते हैं? तो इसमें जो 6C12 है, ये 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 12 इसका एटॉमिक वेट होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लिखते हैं Z से, Z, और जो फॉर्मूला होता है Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, जिससे स्पष्ट है कि कार्बन के तीनों आइसोटोप्स में समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन्स की नंबर होती है N, ये अलग अलग होती है। हम जानते ही हैं कि सम स्थानों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे जो उसका पहला आइसोटोप्स है, फर्स्ट आइसोटोप्स, इसमें जो प्रोटॉन की संख्या रहेगी वह हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसको ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है A इक्वल्स टू P प्लस N, तब N इक्वल्स टू A माइनस P, इससे ज्ञात करते हैं, जहां पर A इसका एटॉमिक वेट या मास नंबर है। इन दोनों में काफी कम डिफरेंस होता है, इसलिए यहां पर एटॉमिक वेट लिख दी है, या आप इसको एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। ये दोनों थ्योरेटिकली इनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन जो इनका आंकिक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वह समान होती है। तब इसमें N इक्वल्स टू A माइनस P, तब पहले के लिए 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 होती है न्यूट्रॉन, और सेकेंड आइसोटोप्स के लिए जो उसमें न्यूट्रॉन की नंबर होती है 13 माइनस 6 इक्वल टू 7 होती है। और इसी प्रकार जो इसका थर्ड आइसोटोप है, थर्ड आइसोटोप्स में इसका जो नंबर होता है 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 होता है। तो ये इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर निकल आते हैं। एनपी रेशियो इसकी रेडियो एक्टिविटी के लिए इंडिकेट करता है। इसकी स्टडी हम आगे करेंगे, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है।
NP रेशियो। एट अपॉन 6, इसको 2 से डिवाइड कर दें तब यह 4/3 आता है। 3 से इसको 1.3 आता है। तो क्लियर है कि इसका कोई भी आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव नहीं होता है। जब NP रेशियो 1.5 या इससे अधिक हो जाता है तब ये रेडियो एक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कार्बन का जो एक सिंपल इंट्रोडक्शन था उसकी स्टडी की है। इसमें और भी कुछ अभी इफेक्ट हैं, हम उसकी भी अभी डिस्कशन करेंगे या उसके बारे में अभी हम थोड़ी सी स्टडी और करेंगे। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर, कार्बन की जो ऑकरेंस है, प्राप्ति स्थान है कितनी है और कैसी होती है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी स्टडी अभी करेंगे। कार्बन नेचर में पाए जाने वाला 4th एलिमेंट है। पाए जाने वाला 4th एलिमेंट है। इसके अतिरिक्त कार्बन ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बाद तीसरा तत्व है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कार्बन का एक जो सिंपल इंट्रोडक्शन था इसके बारे में स्टडी कर ली है। इसके बाद जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कार्बन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिंपल रूप से दो प्रकार से लिख सकते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4। जब इसको हम 2 और 4 में लिखते हैं तो इससे हमें ज्ञात होता है कि इसके बाहरी सेल जो कि L सेल है, कोश है या सेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः इसकी जो संयोजकता होती है, बैलेंसी होती है, वह भी 4 होती है। स्टूडेंट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट छोटी क्लासेस के लिए काफी सही होता है। 10th तक ये कॉन्सेप्ट इस तरह से चलता है। लेकिन यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF के फॉर्म में लिखते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि जो कार्बन है
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको एसपीडीएफ में कैसे लिखते हैं, इससे संबंधित वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से है 1 to 56 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तब इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6C इक्वल्स टू 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। और जो इलेक्ट्रॉन सिंगल होते हैं या बन के रूप में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो इनकी संयोजकता होती है या बैलेंसी होती है, इनकी बैलेंसी या संयोजकता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो स्पष्ट है, यहां कार्बन की संयोजकता 2 होनी चाहिए। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर 2 लिख देते हैं तब वह गलत हो जाता है, टीचर उसको गलत कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जो कार्बन की संयोजकता 2 होती है वह आधार अवस्था में होती है या ग्राउंड स्टेट में होती है। कार्बन की संयोजकता ग्राउंड स्टेट में 2 होती है, जबकि कार्बन की संयोजकता एक्टिव स्टेट में 6C इसमें 4 होती है। यदि और उसकी संयोजकता 4 होती है तब ये भी क्लियर है कि इसके पास कम से कम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 2s2 में से 2pz में जंप कर जाता है। इसके लिए हमें इसको कुछ एनर्जी देनी होती है। इस एनर्जी के लिए हम प्रमोशन एनर्जी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ये एक्टिव स्टेट कहलाती है। ये टॉपिक आपको यहीं पर क्लियर हो जाने चाहिए। कार्बन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, बैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक यौगिक है वो अच्छे से समझ में आते हैं। यदि ये चीज आप यहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे तब आपको आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। C6 एक्टिव स्टेट, ये हो जाता है 1s2 क्योंकि इस सेल में से इलेक्ट्रॉन ने जंप नहीं किया है तो ये 1s2 रहेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है तो ये 2s2 की जगह हो जाता है 2s1। इसके बाद 2px1 2py1 और 2pz1। तो यहां पर एक क्लियर हो जाता है कि इस कंडीशन में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन की जो संयोजकता होगी वह भी एक्टिव अवस्था में 4 हो जाती है। आधार अवस्था में कार्बन की संयोजकता 2 होती है। तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि संयोजकता किस अवस्था में पूछी जा रही है। इसकी संयोजकता 4 हो जाती है या 4 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी कहलाती है। तो अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन या कार्बन की चतुर्संयोजकता का अध्ययन भी कर लिया है।
ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लासेस में कई बार पूछा जाता है कि कार्बन की चतुर्संयोजकता या टेट्रावैलेंसी क्या है। कार्बन की चतुर संयोजकता की भी स्टडी आपने यहीं पर कर ली है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है कि कार्बन हमें समझ में आ गया है कि कार्बन कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है, किसने यूज किया, इसकी संयोजकता 4 होती है तो क्यों आती है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक शब्द है, इसकी परिभाषा समय के साथ साथ चेंज होती गई है और बदलती गई है। तो इसके बाद हम जो कार्बनिक यौगिक हैं क्या होते हैं, इसकी परिभाषा समय के साथ कैसे बदली है, इसकी स्टडी करेंगे। ये टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी क्लियर करता है। कार्बनिक यौगिक ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की जो परिभाषा है समय के साथ बदलती गई है और हम लोग ये अभी तक मानकर चलते हैं कि परिभाषाएं चेंज नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफाइन भी समय के साथ साथ चेंज होती जाती हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक, तो यहां पर भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक ही क्यों बोला जा रहा है इन्हें, और दूसरा नाम इन्हें क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ ऑर्गेनिक ही क्यों बोला गया। तो उसका आंसर है क्योंकि जो शब्द ऑर्गेनिक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है वाइटल या जैव, और जैव, जैव का मतलब होता है सजीव। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ किसके लिए आता था, वाइटल के लिए या जैव के लिए, और जैव का मतलब सजीव, बायोलॉजी वाले जानते ही होंगे। जैव, बायो, बायो का मतलब स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीव। इसलिए यहां पर इस पर हमने ऑर्गेनिक के लिए क्या लिखा है, जैव या सजीव नाम दिया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यहां पर एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट करेगा कि ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, और जंतुओं और सजीव, जंतुओं और पादपों से प्राप्त होने वाले पदार्थों के लिए ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इन दोनों में अलग अलग आंसर है। ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले नोवेलिस ने किया था। ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले नोवेलिस ने किया था, और सजीव पदार्थों के लिए ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग, थोड़ा आपको यहाँ पे समझना है, कंफ्यूजन में नहीं लेना है, आपको जो अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने हैं। रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो आपको पूरी समझ में आती है या पूरी गायब होती है। सजीव पदार्थ
के लिए कार्बनिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? सजीव पदार्थ के लिए कार्बनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर बर्जीलियस है। दोनों में अंतर है। सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। अब क्वेश्चन आता है कि ये सजीव पदार्थ क्या होते हैं और इनका ऑर्गेनिक से क्या संबंध है? ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन यहाँ पर अपने आप बन जाता है। तो इसका आंसर है कि जो सजीव पदार्थ होते हैं वो ही कार्बनिक पदार्थ कहलाते थे। काफी समय जब हम उतना इनके बारे में नहीं जानते थे तब हम कार्बनिक पदार्थ किसे बोलते थे? इसकी पहली परिभाषा थी कार्बनिक पदार्थ की। ये पहली परिभाषा आई थी जो कि बाद में अमान्य कर दी गई थी, इसको गलत सिद्ध कर दिया गया था। कार्बनिक पदार्थ की पहली परिभाषा थी ये। सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते थे। एक कार्बनिक पदार्थ की सबसे पहली परिभाषा थी सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कहलाते थे। इसके बाद जब ये परिभाषा जब अस्तित्व में थी या चलन में थी, या जब हम लोग यही जानते थे कि कार्बनिक पदार्थ सिर्फ सजीवों से प्राप्त होते हैं, तब इसके लिए संबंधित एक थ्योरी दे दी गई जिसे हम वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। अभी हम इसकी भी स्टडी करेंगे। सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। इसी बात को आधार मानकर जो वैज्ञानिक थे एक बर्जीलियस, इन्होंने ही इस वाले ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग किसके लिए कर दिया? सजीवों से प्राप्त होने वाले कार्बन वाले पदार्थों पर या कार्बनिक पदार्थों के लिए इन्होंने ऑर्गेनिक शब्द का यूज कर लिया था और अपना एक सिद्धांत दे दिया था। वो सिद्धांत था जैव शक्ति सिद्धांत। इसी परिभाषा के आधार पर बर्जीलियस ने अपना एक सिद्धांत दे दिया था जैव शक्ति सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यहां पर आपको कुछ जो सन है वो याद रखने हैं। 1815, 28, 45 और 50। ये 4 सन है जो आपको ध्यान रखना है। 1815, 1828, 1845 और 1850। इन चारों सन में पूरा वाइटल फोर्स सिद्धांत शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसका प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया। कब किया? 1815 में। बर्जीलियस ने किया था 1815 में किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार
कार्बनिक पदार्थ, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों से किया जा सकता है। वाइटल मीन्स सजीव। कार्बनिक पदार्थ या यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, दोनों सजीव है ना, तो हम सिर्फ कार्बनिक पदार्थ सजीवों से प्राप्त कर सकते थे। कार्बनिक पदार्थ या यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों से किया जा सकता है या किया जाता है, निर्जीवों से, नॉन लिविंग से नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बार्जीलियस का मानना था कि सजीवों में कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिसे हम जैव शक्ति या वाइटल फोर्स कहते हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया था कि सजीव कार्बनिक पदार्थ का निर्माण वाइटल फोर्स के कारण करते हैं, जो कि सिर्फ सजीवों में होती है। निर्जीवों में वाइटल फोर्स या जैव शक्ति नहीं होती है, इसलिए निर्जीव पदार्थ कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं। इस सिद्धांत का खंडन कैसे हुआ? जैसे यूरिया वगैरह है, ये सारे सजीवों से प्राप्त होते थे और कार्बनिक पदार्थ थे। अब आता है इस सिद्धांत का खंडन। ये सिद्धांत खत्म कैसे हुआ? इस सिद्धांत का खंडन या समाप्ति फ्रेडरिक वोहलर ने की थी। कब की थी? आपको मैं 4 सन बता चुका हूं। अब आप दूसरा वाला सन कौन सा है? 1828 में। इस सिद्धांत का खंडन फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में किया था। अब क्वेश्चन आता है कैसे किया था, तो आप इसको सोचें कि ये सिद्धांत का खंडन कैसे हुआ होगा। तो इस सिद्धांत का खंडन तभी हो सकता था जब किसी प्रकार से निर्जीव पदार्थों से कोई सजीव पदार्थ बन जाता है, या कोई भी अकार्बनिक पदार्थ है, इसका नाम मैंने पहली बार लिया है यहाँ पे, कि जो पदार्थ पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों के यौगिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बन के भी कुछ यौगिक अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं। तो यदि हम किसी निर्जीव पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ से सजीव या कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं तो इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है, और फ्रेडरिक वोहलर ने यही किया था। फ्रेडरिक वोहलर ने एक निर्जीव पदार्थ, निर्जीव मतलब अकार्बनिक, ने निर्जीव पदार्थ से एक कार्बनिक पदार्थ बना दिया था, तो जिससे इस सिद्धांत का खंडन हो गया था। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेडरिक वोहलर ने कौन सा निर्जीव पदार्थ लिया था और कौन सा कार्बनिक पदार्थ बना, ये भी तो लिखना पड़ेगा, तभी तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये पूरा होगा। फ्रेडरिक वोहलर ने सबसे पहले बनाया था अमोनियम साइनेट, NH4CNO बनाया था। कैसे बनाया हमें इससे मतलब नहीं है। इन्होंने क्या किया, NH4CNO या अमोनियम साइनेट, इसको गर्म किया, और जब अमोनियम साइनेट के लिए गर्म किया
तो इससे यूरिया बन गया NH2CO NH2। और यूरिया ये तो सजीवों से प्राप्त होता ही है, यूरिन में रहता है। तो जब किसी निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ का बनना जैव शक्ति सिद्धांत के लिए काल बन गया और इसने जैव शक्ति सिद्धांत को समाप्त कर दिया। फ्रेडरिक वूलर ने सिद्धांत को समाप्त किया अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाकर। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक पदार्थ, तो इसका आंसर है यूरिया। किस अकार्बनिक पदार्थ से बना, तो इसका आंसर है अमोनियम साइनेट। पूछा जाए रिएक्शन कौन सी है, तब ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पुनर्विन्यास रिएक्शन है। अब इसके बाद ये फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ था जो कि लैब में बना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड OC, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक, जो कि प्रयोगशाला में बना था। इसके बाद 1845 और 1850 में क्या हुआ? 1845 में कोल्बे, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, 1845 में कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया प्रयोगशाला में निर्जीव पदार्थों से। कोल्बे ने एसिटिक एसिड CH3COOH बना दिया, ये निर्जीव पदार्थों से बना था। तो यहां पर भी ये जैव शक्ति सिद्धांत के अगेंस्ट था। और 1850 में एक और दूसरे वैज्ञानिक थे, बार्थोले। इन्होंने CH4 या मैथेन का संश्लेषण कर दिया, जिससे भी जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त हो गया था। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, कैसे खत्म हुई, इस सारी की स्टडी कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अब हम कार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे, क्योंकि जो उसकी परिभाषा थी सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और इस सिद्धांत के साथ ये परिभाषा भी इसकी बदल जाती है और समाप्त हो जाती है। तो अब हम कार्बनिक पदार्थ की जो दूसरी परिभाषा है वो क्या होनी चाहिए, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई भी क्वेश्चन कहां से आए, कैसा आता है, आपसे होना चाहिए। 4 लाइन या 4 क्वेश्चन आंसर लर्न करके या क्रैम्ड करके आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद कार्बनिक यौगिक की दूसरी डेफिनेशन दी गई। कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। तो अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि जो भी ये पदार्थ हम प्रयोगशाला में बना रहे हैं या सजीवों से, और सजीवों से मतलब एनिमल और प्लांट से जो प्राप्त हो रहे हैं, इन सभी में कार्बन अवश्य पाया जा रहा है। इन्होंने ये बताया कि सभी में कार्बन उपस्थित है। तो इसी के आधार पर इन्होंने कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया। और इस डेफिनेशन के अनुसार कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो एक सरल परिभाषा दी, कार्बन व इसके यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
कार्बन व इसके यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब इस तरह की डेफिनेशन के साथ भी समस्या थी कि कार्बन व इसके यौगिक, तो पूछा गया फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन का यौगिक है, ये भी कार्बनिक होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कार्बन का यौगिक है। कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है। बाइकार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है। साइनाइड, साइनेट, इन सारे चीजों में कार्बन है। लेकिन इन सारों कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज थी या जो इनके गुण थे वो अकार्बनिक यौगिकों से अधिक समानता रखते थे। तो इसी परिभाषा में बोल दिया गया कि कार्बन व इसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन तो कहलाता है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों के साथ या इस परिभाषा में कार्बन के ऑक्साइड, चाहे वो मोनोऑक्साइड हो चाहे डाइऑक्साइड हो, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, आइसोसाइनेट, इनका अध्ययन नहीं किया जाता है। कार्बन व इसके यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, किंतु कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, NC और CN साइनाइड के लिए, आइसो किंतु इसमें कार्बन के ये सारे यौगिक नहीं आते हैं। नहीं है इनका अध्ययन, इन सारे यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। इनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हम सिर्फ कार्बन के यौगिकों के लिए कार्बनिक यौगिक बोलते हैं और मानते हैं, बाकी यौगिकों की स्टडी अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। तो क्या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन के लिए कोई अलग से नाम दिया गया है? तो इसका भी आंसर है हाँ। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से अब अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पर निर्भर करती है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन व इसके यौगिकों के लिए हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं और इनके अध्ययन को कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते
हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेंगे? कार्बन व इसके यौगिकों का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सरल डेफिनेशन है। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन चेंज होती है तब इसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। जो आगे चेंज होगी ये डेफिनेशन भी चेंज होगी, हम उसकी भी स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन व इसके यौगिकों का अध्ययन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही क्यों किया जाता है? ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों किया जाता है? लगभग 118 तत्व हमें ज्ञात हैं और 118 में से मात्र एक तत्व कार्बन के यौगिक का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है और शेष 117 तत्वों के यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। क्यों कहलाता है ऐसा? इस एक तत्व के पास क्या होता है कि इसके लिए हमें अलग से ही एक केमिस्ट्री की नई ब्रांच बनानी पड़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनानी पड़ी है। तो इसका प्रमुख कारण है कार्बनिक यौगिकों की जटिल संरचना। कार्बनिक यौगिकों की जटिल या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। Complex structure of organic compounds is responsible for the study of organic compounds as a separate branch of chemistry. कार्बनिक यौगिकों की जटिल संरचना और जो दूसरा इसका कारण होता है वह होता है कार्बन के यौगिकों की अधिक संख्या या कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या। तो स्टूडेंट अभी आपने यहां तक स्टडी कर ली है। अब इसके आगे की स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। ये आपकी समझ में आ गया है तो आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो और आपके कॉन्सेप्ट लगातार क्लियर होते रहें। थैंक यू।